दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अब गोल्ड प्राइजेस की अगर हम बात करें तो अभी 2-4 दिन पहले की बात है, गोल्ड के प्राइजेस 1,40,000 से भी ऊपर चले गए थे। अब 2-3 दिन में थोड़ा सा करेक्शन आया है और अभी भी जो गोल्ड के प्राइजेस हैं वो 1,35,000 1,36,000 के आसपास फ्लोट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, पहले एक बार उसको देखते हैं। इस वीडियो में हम एक तो चीज ये डिस्कस करेंगे कि गोल्ड के जो प्राइजेस हैं वो लगातार बढ़ क्यों रहे हैं और क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिस वजह से गोल्ड के प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो ग्लोबल बैंक्स हैं, जैसे कि आपका जेपी मॉर्गन चेज, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ऐसे बड़े बड़े बैंक्स क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि साल 2026 के एंड तक गोल्ड के प्राइसेस कहां तक पहुंच जाएंगे। और यही बैंक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आज से 5 साल के बाद गोल्ड के प्राइसेस कहां तक पहुंच जाएंगे। ये पूरा प्रिडिक्शन हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक जो बहुत जरूरी चीज जो आप सबको आनी चाहिए, मतलब अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी, नहीं कर रहे तो भी, देखो गोल्ड में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी चाहिए और कौन सी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैं पर्सनली इस वीडियो में आपको हर एक इन्वेस्टमेंट लाइव मोबाइल में करके दिखाऊंगा। जैसे कि जो हम कर सकते हैं। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, देखो पहला तो यह है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदो, तनिष्क, मालाबार, कल्याण, कहीं पे भी जाओ फिजिकल गोल्ड खरीद लो। दूसरा यह है कि आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। तीसरा तरीका यह है कि जब हम डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, जो कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, हर एक एप्लीकेशन से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। चौथा तरीका यह है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करो। और पांचवा तरीका होता है, जो कि अभी काफी टाइम से डिसकंटिन्यूड है, कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो जो सरकार इशू करती है। तो ये जो सारे के सारे मेथड्स हैं इन्वेस्ट करने के, देखो गोल्ड में भी सेम तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर में भी सेम तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो कि डिजिटल सिल्वर खरीद लो, सिल्वर म्यूचुअल फंड लगा लो, सिल्वर ईटीएफ लगा लो, हर तरीका। बस जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड के अंदर है वो सिल्वर में नहीं है, बाकी सारे तरीके सेम है। तो इस वीडियो में हर चीज को हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनके क्या फैक्टर्स हैं, स्पेक्यूलेशन क्या है, भविष्य में बड़े बड़े बैंक्स क्या स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं कि कहां तक प्राइसेस पहुंचेंगे, और ये जो मेन डिफरेंस है हर एक में मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि चलो मन बन भी गया कभी आपका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तो किस तरीके से हमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है जी, एक एक करके अब स्टार्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डाउन द लाइन। ठीक है जी, मैं आराम से बोलूंगा, ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए लेकिन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ये वीडियो रहने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो में अच्छे से बने रहना। चलो, अब गोल्ड प्राइसेस की अगर हम बात करें तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कोई 1 महीने बाद देख रहा हो, 2 महीने बाद देख रहा हो, तो उसको थोड़ा सा ले लेना, ठीक है, कंसीडर कर लेना। अब भविष्यवाणी तो कोई नहीं जानता कि उस टाइम गोल्ड का प्राइस कहां पहुंच जाएगा, लेकिन आज 31 दिसंबर 2025 को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो गोल्ड के प्राइस 1,26,000 से बढ़ के 1,35,000 तक पहुंच गए। सिल्वर अगर 1 kg की बात करूं तो वो 1,88,000 से बढ़ के 2,40,000 तक पहुंच गई। यानी सिल्वर इज ग्रोइंग मच फास्टर देन गोल्ड। सिंपल सी चीज है। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड, अगली स्लाइड पे आते हैं। अगर मैं पिछले 1 साल की रिटर्न्स की बात करूं तो 1 साल पहले गोल्ड का जो 10 ग्राम का प्राइस था वो 77,913 था और आज लगभग 1,35,000 36,000 के आसपास फ्लोट कर रहा है। सिल्वर भी 77,800 रुपए की 1 kg थी, लेकिन आज 2,40,000 हो गया। लेकिन यही चीज अगर पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो गोल्ड 75% से ग्रो हुआ है और सिल्वर 208% से। यानी अगर आज से 1 साल पहले मैंने गोल्ड में भी 1 लाख रुपया डाला होता और सिल्वर में भी अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो मेरा 1 लाख रुपया गोल्ड वाला तो बढ़ के आज 1,75,000 हो गया होता और सिल्वर वाला 1 लाख रुपया बढ़ के 3,08,000 रुपये पे पहुंच गया होता। ठीक है जी। अगर मैं पिछले 20 सालों के रिटर्न की बात करूं तो गोल्ड ने पिछले 20 सालों में 20 टाइम्स ग्रो किया। समझ गया, अगर 20 साल पहले मैंने 1 लाख रुपया गोल्ड में डाला होता तो आज मेरा पैसा 20 लाख रुपया हो गया। वहीं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर ने पिछले 20 ईयर्स में 23 टाइम्स ग्रो किया। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि गोल्ड और सिल्वर में हमें एक चीज तो पास्ट की हिस्ट्री को देखें तो सिल्वर बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका कारण क्या है, दूसरी तरफ गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। देखो, सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं है। आज की डेट में अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स को देखोगे, जैसे ईवी गाड़ियां बन रही हैं,
दूसरा सोलर पैनल्स बन रहे हैं, 5G टावर्स बन रहे हैं, या फिर AI के जो बड़े बड़े सर्वर्स जो इंडिया में भी लग रहे हैं, बड़े बड़े सर्वर, ठीक है। इन सारी चीजों के अंदर हमें अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर सिल्वर चाहिए होता है। दूसरी बात, सिल्वर और गोल्ड की जो माइनिंग आज से 10-15 साल पहले इजीली अवेलेबल थी, वो माइनिंग आज की डेट में इजीली अवेलेबल नहीं है। गोल्ड की तो बहुत कम हो चुकी है। इसीलिए एक मेन कारण यह भी है गोल्ड प्राइसेस बढ़ने का, कि जो आज से 10-15 साल पहले इजीली गोल्ड माइंस मिल जाती थी, आज माइंस ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। यानी सप्लाई कम होती जा रही है लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सेम कंडीशन सिल्वर के साथ भी है, ठीक है जी। तो सिल्वर का जो प्राइस है वो एज अ मेटल तो बढ़ ही रहा है, दूसरी चीज उसके अलग अलग यूजेजेस भी हैं, ठीक है जी। तो सिल्वर इस वजह से लगातार ग्रो कर रहा है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं पूल की बात करूं तो कम लोगों का पैसा इन्वेस्ट है ना। मान लो अधिकतर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, चलो गोल्ड में कर ली। दुनिया भर के अब सेंट्रल बैंक्स हैं, मान लो भारत का सेंट्रल बैंक है, चाइना का है, दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक है वो अपने पास रिजर्व में सिल्वर थोड़ी रखते हैं, वो तो गोल्ड को ही रखेंगे। भाई समझो मेरे को, मैं मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये प्लान बनाता है कि हम जो है 10 बिलियन यूएस डॉलर गोल्ड परचेज में इन्वेस्ट करेंगे। अगर 10 बिलियन यूएस डॉलर का मैं गोल्ड खरीदता हूं तो इस कमरे में आसानी से स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर 10 बिलियन यूएस डॉलर का मैं सिल्वर खरीदता हूं तो ऐसे ऐसे 50 कमरे मेरे को लग जाएंगे, तो स्टोरेज करना मुश्किल है। जिस वजह से जो दुनिया भर के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं करते। तो सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो बहुत कम है, इसीलिए सिल्वर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। जैसे अगर आज 1 किलो सिल्वर का प्राइस 2,40,000 चल रहा है, हो सकता है कि कल ही बहुत सारे, मतलब जिसको बोलते हैं ना मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऊपर बैठे जो कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है वो इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं सिल्वर को। कल को मान लो बहुत ज्यादा लोग इसमें, बहुत ज्यादा इन द सेंस वही जो ऊपर के 20-30 लोग हैं वो बहुत ज्यादा पैसा डाल दे सिल्वर के अंदर, तो सिल्वर का प्राइस एक ही दिन में हो सकता है 2,60,000 तक भी चला जाए। सडन वही 20-30-50 लोग पैसा निकाल ले तो एक ही दिन में हो सकता है कि सिल्वर का प्राइस 2 लाख रुपए पे भी आ जाए। तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा इन्वेस्टेड है। तो अगर 20-30-50 लोग बैठ के गोल्ड के प्राइस को हिलाना चाहें तो हिल नहीं सकता। रीजन कि गोल्ड के अंदर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। हर देश के पास, जैसे भारत के पास भी 800 टन से ज्यादा, भारत का जो सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास 800 टन से भी ज्यादा जो है गोल्ड रिजर्व्स पड़े हैं। ऐसे हर किसी के पास गोल्ड रिजर्व है। चाइना ने अपने रखे हैं, यूएस ने अपने रखे हैं, यूएस के पास तो 8,000 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। तो हर दुनिया का हर एक देश का जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड के अंदर इंटरेस्टेड है। इस वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो सिल्वर के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है, ठीक है ना। कि हो सकता है सिल्वर का प्राइस लगातार कल बढ़ जाए, तो आप सिल्वर को एक तरह से अगर आसान भाषा में समझो तो आप इसको एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोल सकते हो कि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी अच्छा है। वहीं गोल्ड को आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोल सकते हो कि रिस्क कम है तो रिटर्न भी ठीक है। सिल्वर जितने नहीं है बट स्टेबल है। अब देखो जैसे 1,40,000 पे गोल्ड चल रहा था, अब 1,36,000 पे आ गया, तो थोड़ा सा करेक्शन आया है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1,40,000 से लुढ़कता लुढ़कता 80-90,000 पे आ जाए, भी 50% ही गिर गया। वो फैक्टर्स गोल्ड के अंदर नहीं आते, ठीक है। अब कुछ एक रीजन को समझते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ क्यों रहे हैं और जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी स्पेक्यूलेशन क्या है। देखो सबसे पहला फैक्टर तो है कि हमारे जो ब्रिक्स नेशन है, ठीक है जी, ये लगातार डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ये अपनी निर्भरता डॉलर के ऊपर कम कर रहे हैं और ब्रिक्स नेशन जितने भी हैं वो लगातार गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो है चाइना। चाइना का आप ये ग्राफ देखो 2019 से लेकर 2025 तक ये लगातार इसने अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाए हैं। ऑफिशियल नंबर ये कहते हैं कि चाइना के पास आज लगभग 2303 टन गोल्ड रिजर्व्स हैं चाइना के सेंट्रल बैंक के पास। वहीं बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं कि अनऑफिशियली जो चाइना के गोल्ड रिजर्व हैं वो 5,000 टन को भी क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि ऑफिशियली चाइना ये थोड़ी कहेगा कि मेरी ट्रेड वॉर शुरू कर दो यूएस के साथ, है ना। अगर ऑफिशियली नंबर दिखाने लगेगा चाइना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर यूएस कुछ ना कुछ टैरिफ लगाएगा, है ना, फिर चाइना को उसका रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। तो अनऑफिशियली पर्दे के पीछे से जिसको आप कह सकते हो कि चाइना लगातार अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहा है, लगातार गोल्ड को खरीद रहा है।
जिस वजह से गोल्ड की जो डिमांड है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है ना, तो इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गोल्ड के साथ खेल जो खेल रहा है वो मेन फैक्टर है चाइना। दूसरा मेन फैक्टर आ जाता है आपका पोलैंड का। ठीक है जी, पोलैंड के ऊपर जिसको बोलते हैं ना तलवार लटक रही है जंग की। मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूं, पोलैंड है कहां पे। ठीक है, एक बार इस मैप में मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, नीचे की तरफ हो गया ये इंडिया, यहां ऊपर की तरफ ये हो गया रशिया, यहां पे रशिया की कैपिटल हो गई मॉस्को, और नीचे अभी लगातार ये साथ में रशिया के ये हो गया यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन की अभी लगातार लड़ाई चल रही है। तलवार किसके ऊपर लटक रही है? पोलैंड के ऊपर। कभी भी रशिया पोलैंड के ऊपर अटैक कर सकता है। पोलैंड को यह चीज पता है, आज नहीं तो कल पोलैंड की लड़ाई रशिया के साथ होनी है। इस वजह से पोलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स खरीद रहा है। अपने जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब उसके पास जितना भी डॉलर पड़ा है, उसको लगातार बेच बेच के उसके बदले गोल्ड खरीद रहा है। आर्टिकल पता है क्या छपते हैं कि गोल्ड की वेल मशीन है, वो वेल जिसको बोलते हैं वेल मछली, गोल्ड खरीदने की वेल फिश है वो पोलैंड, इतनी तेजी के साथ पोलैंड जो है गोल्ड रिजर्व खरीद रहा है। क्यों तलवार लटक रही है? अच्छा, एक सवाल ये आता है कि पोलैंड का तो कोई डायरेक्ट बॉर्डर भी नहीं है। ये देखो, ये रशिया है, रशिया तो यहां खत्म हो गया, रशिया का तो कोई डायरेक्ट बॉर्डर भी नहीं है, यहां बीच में बेलारूस आ जाता है। तो पोलैंड को रशिया से खतरा कैसे हो सकता है? थोड़ा सा समझो इस चीज को फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये रशिया हो गया, ये रशिया की कैपिटल हो गई मॉस्को। ठीक है जी, यहां पे हो गया आपका पोलैंड, बीच में तो आप समझो कि ये लैटविया भी आता है, एस्टोनिया भी आता है, बीच में ये लिथुआनिया भी आता है, और यहां पे बेलारूस भी आता है। नीचे ये यूक्रेन हो गया। चलो, यूक्रेन और रशिया का तो डायरेक्ट लड़ाई चल ही रही है, लेकिन आपको एक ये आइलैंड दिख रहा है यहां पे, एक सेकंड, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये एक आइलैंड है। इस आइलैंड का जो नाम है, वो आइलैंड का नाम है कलिंगग्रैड। ये वाला जो आइलैंड है ना पूरा का पूरा, ये आइलैंड रशिया का है। रशिया एक तो यहां से अटैक करेगा, दूसरा ये जो बेलारूस देश दिख रहा है आपको, ये पपेट देश है रशिया का, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना चेला। ठीक है, तो बेलारूस के अंदर रशियन आर्मी लगातार तैनात है। तो यहां पे इधर से जो आपको दिख रहा है बॉर्डर, यहां से भी रशिया अटैक करेगा। तीसरा, ये लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, ये यूएस के अलाइज हैं, क्योंकि ये तीनों नाटो देश हैं। इन तीनों देश को बाल्टिक स्टेट बोला जाता है। अब ये बाल्टिक स्टेट पोलैंड की हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है जी, तो इसीलिए रशिया क्या कहता है, रशिया कहता है ये वाला जो इतना सा एरिया है ना, ये वाला इतना सा एरिया, इसको अगर हमने कब्जा लिया ना, तो हम डायरेक्ट बेलारूस के संपर्क में आ जाएंगे, और ये तीनों देश पोलैंड की सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रशिया का एरिया है, ये बेलारूस रशिया का पपेट स्टेट है। सिर्फ इस एरिया की लड़ाई है, जिस दिन ये कब्जा लिया, ये तीनों कट हो जाएंगे पोलैंड से। तो पोलैंड को ये चीज पता है कि मेरे ऊपर कभी भी लड़ाई हो सकती है, इसीलिए पोलैंड लगातार गोल्ड खरीद रहा है। इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, लड़ाई होने वाली है तो पोलैंड लगातार गोल्ड क्यों खरीद रहा है? देखो, जैसे रशिया के साथ हुआ था, रशिया का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, क्योंकि यूएस का है, तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए रशिया का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसको यूएस ने ब्लॉक करा दिया था। पोलैंड हालांकि यूएस का अलाई नेशन है, ठीक है, ये पता है कि यूएस से ऑब्वियस सी बात है पोलैंड के सपोर्ट में आएगा, लेकिन पोलैंड को इस चीज का डर है कि ऑन स्पॉट भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मान लो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए कोई ब्लॉक कर देता है, कोई हैक कर लेता है, या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो ऑन स्पॉट मान लो इसको सुलझाने में 1 महीने का टाइम लग गया, और अगर जंग शुरू होगी तो इन बिटवीन ऐसे टाइम में हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम नए हथियार कैसे खरीद पाएंगे? दूसरी तरफ जो आपका पोलैंड है, उसका सेंट्रल बैंक ये बोलता है कि अगर हम बड़े बड़े गोल्ड के ब्रिक्स अपने पास रखेंगे, ठीक है जी, तो उसको कहीं पे भी दुनिया भर में बेच के हम आसानी से हथियार खरीद सकते हैं। तो ये मेन कारण है पोलैंड का लगातार गोल्ड को परचेज करने का। आपको मैं ये ग्राफ दिखाता हूं, ये चाइना का ग्राफ था, पोलैंड का एक बार आप ग्राफ देखो। ठीक है, चाइना ग्राफ तो फिर भी थोड़ा सा ऐसा था ना, ये पोलैंड का आप ग्राफ देखो, ये कैसे लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार पोलैंड गोल्ड रिजर्व्स को अपने जो है बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई। अच्छा, फिर एक सवाल ये आता है कि जी ये बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, इनकी क्या स्पेक्यूलेशन है? देखो, जो गोल्डमैन है वो ये कह रहा है कि साल 2026 के एंड तक गोल्ड प्राइस 1,50,000 से 1,60,000 के आसपास पहुंचेगा। जेपी मॉर्गन ये कह रहा है 1,65,000 प्लस जाएगा। ऐसे ही कोटक सिक्योरिटीज ये कह रहे हैं कि जी 1,50,000 से 1,75,000 के आसपास जाएगा 2026 के एंड में। अगले 5 साल के प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो 5 साल का प्रिडिक्शन ये कह रहा है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो 2,25,000 से लेके 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगा आज से 5 साल के बाद।
अब सवाल ये आता है कि गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ क्यों रहा है और ये स्पेक्यूलेशन इतनी ऊपर की तरफ क्यों जा रही है। इसके अलग अलग कारण है। पहला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डी डॉलराइजेशन, दुनिया भर के बैंक डॉलर को बेच बेच के उसके बदले गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा यह है कि गोल्ड की लगातार सप्लाई भी कम होती जा रही है। गोल्ड की माइंस उतनी नहीं है आज की डेट में इजीली अवेलेबल जितनी आज से 5-10 साल पहले थी। तीसरा यह है कि अनसर्टेनिटी है, जंगें छिड़ी हुई हैं, जैसे इजराइल की अभी भी चल रही है। दूसरा आपका रशिया की चल रही है। तीसरा पोलैंड के ऊपर है। चौथा, अगर जिस दिन चाइना और ताइवान भिड़ गए तो फिर गोल्ड के प्राइसेस और ज्यादा ऊपर जाएंगे, और आज नहीं तो 1-2 साल के बाद हो सकता है। लोग तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ही चाइना पूरी कोशिश करेगा ताइवान को कब्जाने की, तो अगेन फिर दोबारा यूएस और नाटो देश ताइवान को सपोर्ट करेंगे और फिर ये काफी लंबे टाइम तक जो है इनकी लड़ाई चलती रहेगी। अच्छा, फिर एक और ये है कि यूएस के ऊपर 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डेट है, कर्ज है। इस कर्ज को उतारने के लिए यूएस क्या करेगा, लगातार डॉलर छापता रहेगा। लगातार डॉलर छपेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जो वैल्यू है वो गिरेगी। ठीक है, अब इसको आप रूपी के साथ कंपेयर मत करना। रूपी तो डॉलर से कमजोर हमेशा रहेगा क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो डॉलर को टोटल 6 करेंसीज के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, जिसमें सबसे मेनली उसको कंपेयर किया जाता है यूरो के साथ। ठीक है जी, तो यूरो मजबूत होगा, डॉलर अगर कमजोर होगा तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो $100 का गोल्ड आता है इंटरनेशनल मार्केट में, और मान लो 1 यूरो 1 डॉलर के बराबर ही है, तो यूरोप के बंदे को भी 100 यूरो ही देने हैं वो गोल्ड खरीदने के लिए। लेकिन कल को मान लो डॉलर कमजोर हो गया, अब मान के चलो $2 1 यूरो के बराबर है, तो जो $100 का गोल्ड खरीदने के लिए पहले 100 यूरोज लगते थे, आज वही $100 का गोल्ड खरीदने के लिए सिर्फ 50 यूरो लग रहे हैं। तो यूरोप में तो गोल्ड का प्राइस गिर गया ना, तो इसीलिए ज्यादा लोग गोल्ड को खरीदना शुरू कर देते हैं। इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कमजोर होता है, ठीक है जी, उस टाइम पे कभी भी नोटिस करना गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट फैक्टर यह है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व है, उसने अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया। तो एफडी के ब्याज कम हो गए। आपके जो सरकारी गोल्ड बॉन्ड कह रहा हूं, आपके जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड हो गया, इसके भी इंटरेस्ट रेट कम हो गए। तो लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बोलते कौन एफडी कराएगा, कौन यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदेगा, इसको हटाओ यार, इससे बेटर तो है कि गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर लो। तो लगातार सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। जैसे आरबीआई ने भी रेपो रेट कम किया, रेपो रेट कम किया तो लोन सस्ते हो गए, लेकिन एफडी पे ब्याज मिलना भी तो कम हो गया। जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उस पर भी ब्याज कम हो गया। तो ज्यादा लोग सोचेंगे ना कि छोड़ो यार, इसको एफडी पे कोई ब्याज तो मिलता नहीं, इससे अच्छा तो पैसे को गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर लो। तो ये बहुत सारे रीजन है जिस वजह से स्पेक्यूलेशन है कि जी गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब दुनिया भर में शांति आने की कोशिश होती है तो उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस गिरते भी हैं और आपके स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। जैसे अभी हाल फिलहाल साउथ कोरिया के अंदर जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी, तो उस टाइम पे अगर आपने देखा हो कि एकदम से दोबारा करेक्शन आया था और गोल्ड के प्राइसेस गिर गए थे, क्योंकि लोगों को लगा था ये ट्रेड वॉर खत्म होने वाली है, दोबारा से शांति आएगी, कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो लोगों ने गोल्ड से पैसा निकाल के मार्केट के अंदर डालना शुरू कर दिया था। तो जब भी दुनिया में आपको लगे कि शांति आने वाली है, उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस गिरने का अनुमान लगा के चलना। ठीक है जी, अब अलग अलग फैक्टर्स हैं कैसे आप जो है गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदो, लेकिन फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस से कभी मत खरीदना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए की वैल्यू का गोल्ड तनिष्क मालाबार कहीं से भी लेने जाते हो, ठीक है जी, उस पे मेकिंग चार्ज मिलेगी 20%, 22%, 25%। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू का गोल्ड आपने खरीदा, लेकिन उसको पैसे कितने दिए, 1,25,000, मान लो 25% मेकिंग चार्ज थी। अच्छा, 1,25,000 पे दिए, उसके ऊपर 3% जीएसटी और लगेगा, यानी ऑलमोस्ट 1,27,000, 28,000, 1,30,000 जो भी वैल्यू बनेगी, वो आप मान लो 1,30,000 पे करके आए, ठीक है जी, और घर पे जो सामान लाए वो सिर्फ 1 लाख रुपए का ही आप खरीद के लाए। ठीक है जी, तो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी बहुत ज्यादा लग जाती है, तो इसीलिए फिजिकल गोल्ड किसी भी एंगल से इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। समझ के बात को, फिजिकल गोल्ड आप कभी भी नहीं खरीदोगे अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो। हाँ, आपको यह है कि मैं सोने का कड़ा डालूं, सोने की चेन डालूं या अपनी वाइफ को दूं, वो ठीक है भी, अगर आपने डालना है, डाल के पैसे पूरे करने हैं, दैट इज ओके। बट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनती इस चीज की। ठीक है, अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि गोल्ड बिस्किट खरीद लेते हैं, गोल्ड कॉइन खरीद लेते हैं, उस पे तो देखो, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं तनिष्क से या मालाबार से जो ब्रांड्स हैं
इनसे अगर मैं गोल्ड बिस्किट भी खरीदता हूं मान लो 50 ग्राम का, तो उसके ऊपर भी ये 5% मेकिंग चार्ज लेते हैं। ठीक है, ये बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूं, प्लस 3% जीएसटी लेते हैं। मान लो अगर मैं 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीदता हूं तो उसके ऊपर 5%, तो आपको मेकिंग चार्ज 3% जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर कोई लोकल सुनारा है, ठीक है, वो ये बोलते हैं इंडिया के अंदर कि कैश में दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जीएसटी नहीं लेंगे, और मेकिंग चार्ज के नाम पे भी 0.5% ही लेते हैं। लेकिन उसमें अगेन वही चीज आ जाती है, इम्प्योरिटी। ठीक है, कि जब आप वापिस करने जाओगे और किसी मान लो दूसरे ज्वेलर को देने जाते हो तो कई बार वो 10% कटिंग कर लेते हैं कि मान लो 10 लाख रुपए का आपके पास गोल्ड पड़ा है, ठीक है, बिस्किट की फॉर्म में पड़ा है मान लो, तो आप किसी दूसरे को जब देने जाओगे तो लेते टाइम तो कह देंगे हम ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे, लेकिन बहुत बार चैलेंज होता है कि 1% तो कट होगा ही होगा, कई बार 5%। दूसरे ज्वेलर को देने जाओगे तो 10% गोल्ड की वैल्यू का कट करके आपसे गोल्ड पकड़ते हैं। ठीक है, तो फिर क्या फायदा ऐसी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो फिजिकल गोल्ड हम नहीं लेंगे अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आता है डिजिटल गोल्ड का। जैसे डिजिटल गोल्ड की बात करें तो डिजिटल गोल्ड क्या होता है कि आप पेटीएम पे जाओ, गूगल पे पे जाओ, फोन पे जाओ, यहां जाकर के आप गोल्ड खरीद सकते हो, सिंपल सी चीज है। लेकिन हम डिजिटल गोल्ड भी नहीं खरीदेंगे। उसका रीजन क्या है, यहां मैंने कुछ एक स्क्रीनशॉट लगाए हैं। ये पेटीएम का स्क्रीनशॉट है जब मैं वहां से गोल्ड खरीदने लगा। ठीक है, तो जब ये देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया जब ये मैं क्या नाम है, कल पीपीटी बना रहा था, तो कल ये देखो 30 दिसंबर है। ठीक है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उस दिन उस टाइम पे 1,38,155 रुपए गोल्ड का प्राइस चल रहा था गूगल पे जब मैंने डाला। ठीक है जी, और जब मैं पेटीएम से गोल्ड खरीदने लगा तो इसने बोला कि करंट प्राइस 1,39,368 है, और यहां पे कितना 1,38,000, इसने बोला 1,39,000, मतलब ऑलमोस्ट 1,000-1,200 रुपए ज्यादा इसने गोल्ड प्राइस बताया मार्केट प्राइस से। तो खरीदते टाइम तो इसने 1,200 रुपए ज्यादा प्राइस बताया। ठीक है जी, अब यहां से जब मैं गोल्ड खरीदूंगा, मान लो मैंने 100 रुपए का गोल्ड खरीदा, ठीक है जी, तो मेरे को 3% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो मेरे अकाउंट में आएगा कि मैंने 97.01 रुपीज का ही गोल्ड खरीदा। क्यों? क्योंकि 3 रुपया मेरा किस में चला गया, जीएसटी में चला गया। अब मान लो चलो ठीक है, मैंने 97 रुपीज लगाए, इमीडिएटली मान लो अगर मैं पेटीएम वेटीएम पे ही अब इसको बेचता हूं, तो ऐसा नहीं है कि ये 97 में ही लेगा, 5% सेलिंग चार्ज भी लेते हैं ये। और जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो 91 या 92 रुपीज में ही इसको मैं सेल कर सकता हूं। यानी ऑल टुगेदर अगर मैं 100 रुपीज का गोल्ड खरीदता हूं और उसको इंस्टेंटली बेचता हूं इमीडिएटली, तो वो 92 या 91 रुपीज में बिकेगा। यानी 8 से 9% ये खा जाएगा। डिजिटल गोल्ड कभी भी मत खरीदना। ये पेटीएम, गूगल पे, ये आपको समझ नहीं आएगा। जब खरीदने लगोगे इनका इंटरफेस ऐसा होता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टेंटली तो आप बेचोगे नहीं। जब आप बेचोगे तब आपको लगेगा यार गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे हो गया होगा। 8 से 9%, यानी फिजिकल गोल्ड खरीदने के बराबर ही आपका ये डिजिटल गोल्ड है। समझ गए बात को? तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है, डिजिटल गोल्ड भी आप नहीं खरीदोगे। अच्छा, फिर आप खरीदोगे क्या? आप खरीदोगे गोल्ड ईटीएफ। ठीक है जी, गोल्ड ईटीएफ सबसे बेस्ट है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, एक चीज समझो, जब भी आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हो ना, मान लो डिजिटल गोल्ड, अगर आपने आज जैसे मान लो गोल्ड का रेट है 1,40,000 चल रहा है मान लो, ठीक है जी, 1,40,000 का आपने गोल्ड इन्वेस्ट किया गोल्ड ईटीएफ में, और मान लो इसके बदले आपको 10 ग्राम गोल्ड मिल गया, तो 10 ग्राम फिजिकल गोल्ड आपके बिहाफ पे जिस जगह आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी खरीदवा के एक वोल्ट में रखेगी। समझ गए बात को? हालांकि हमारे पास नहीं है, लेकिन वो खरीदवा के कहीं ना कहीं वोल्ट में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट मान लो, ठीक है जी, उसके अलावा जीएसटी मान लो, ये सारे के सारे मेरे खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कभी चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास जो गोल्ड है उसकी जगह मेरे को सिक्का दे दो, तो ऑन ऑर्डर आपके घर पे भी आ जाएगा। ये डिजिटल गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं। गोल्ड ईटीएफ की अगर हम बात करें तो जब गोल्ड ईटीएफ में हम इन्वेस्ट करते हैं तो छोटे छोटे, मतलब जिसको बोलते हैं ना, छोटे छोटे टाइप में इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब स्टोर किया जाता। जब आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो जो 12.5 किलो की एक ब्रिक है ना, स्टैंडर्ड साइज की, जो समझ गए, वो उस तरह की, उस जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है कि 12.5 किलो की ब्रिक ले ली, वो रख दी, फिर एक और ले ली, फिर रख दी, तो मान लो करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, तो इस तरीके से उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक तो आप समझो कि उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छी चीज इसीलिए है। एक तो नंबर एक, उसके अंदर जीएसटी तो लगता है कि अगर मान लो मैं 100 रुपए का गोल्ड खरीदता हूं तो 3 रुपए जीएसटी लगेगा। लेकिन अब मान लो 100 रुपए का गोल्ड मैंने लेट अस सपोज 103 रुपए में खरीदा। ठीक है, जब मैं इसको बेचूंगा, देखो डिजिटल गोल्ड क्या होता है, मैंने पेटीएम से खरीदा, जब बेचने लगूंगा तो पेटीएम को ही बेचूंगा, तो जीएसटी तो सरकार के पास चलेगी, दैट्स इट, खत्म होगी वो चीज। पेटीएम ने फिर सेलिंग चार्ज और लगा लिया और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ईटीएफ के अंदर मान लो मैंने 100 रुपए की चीज 103 रुपए में खरीदी, लेकिन जो ये जीएसटी है ना,
गोल्ड ईटीएफ के अंदर वो मेरे नेट असेट वैल्यू में ही एडजस्ट हो जाती है। अब मान लो कल को मैं इसको बेचता हूं, इमीडिएटली बेचता हूं, मान लो गोल्ड का प्राइस चेंज नहीं हुआ तो इमीडिएटली मेरे को 103 रुपए ही वापिस आएंगे। हालांकि 3 रुपए जो हैं वो सरकार के पास जा चुके हैं, लेकिन जब मैंने इसको बेचा, ठीक है, तो मेरे से किसी तीसरे बंदे ने खरीदा ना, मान लो मैं बी हूं, ठीक है जी, मैं ए, मान लो मैंने गोल्ड ईटीएफ खरीदा, ठीक है जी, ये बी मैंने खरीदा, जब मैं इसको बेचूंगा तो मैं इस ए को वापस नहीं बेच रहा ना, मैं अब नए बंदे को बेच रहा हूं सी को, और जब मैं सी को बेच रहा हूं तो मैं उससे जीएसटी भी रिकवर कर रहा हूं, तो इसीलिए जो जीएसटी का लॉस है वो उसके अंदर नहीं आता। सेलिंग प्राइस पे भी कुछ भी डिडक्शन नहीं है, और इवन जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी मान के चलो 0.2% से लेके 0.6% के आसपास रहता है, जो कि बहुत कम है। तो इन्वेस्टमेंट जब भी आपको करनी है वो गोल्ड ईटीएफ के अंदर ही करनी है। एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं, वो अभी फिलहाल डिसकंटिन्यूड है, और एक होते हैं हमारे गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड को हम एफओएफ भी बोलते हैं, यानी फंड ऑफ फंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करूं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो इसका फंड मैनेजर है वो अलग अलग ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है जी, इसके अंदर कर दिया, फिर कुछ इसके अंदर कर लिया, या अपना ही जो उसका ईटीएफ चल रहा होता है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि मान लो गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो आपको दिखेगा वो गोल्ड ईटीएफ से भी कम दिखेगा। जैसे मान लो गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपको दिखा 0.1% या 0.2% दिखा, वहीं मान लो गोल्ड ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस रेशियो आपको दिखा 0.5%, तो लोगों को लगता है यार गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ये तो बहुत कम है, तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मान लो कोई गोल्ड म्यूचुअल फंड है, वो जैसे यहां लिखता हूं, ये गोल्ड म्यूचुअल फंड है, इसने किसी गोल्ड ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, जो कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने गोल्ड म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को बोला कि मेरे को गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना है। ये बोला हमारी जो एक्सपेंस रेशियो है 0.2% है, ठीक है। इसी ने आपका पैसा उठा के अगले गोल्ड ईटीएफ में डाल दिया, इसका एक्सपेंस रेशियो था 0.5%। आपको स्क्रीन पे सिर्फ 0.2% दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों ऐड होंगे और आपको 0.7% जो है एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जब भी इन्वेस्ट करोगे वो गोल्ड ईटीएफ में ही आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे। गोल्ड ईटीएफ एक तरह से आप कह सकते हो कि शेयर खरीदने जैसा है, और गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे नॉर्मल हम एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी लगा सकते हैं, वो उस तरीके से है। गोल्ड ईटीएफ में आप एसआईपी नहीं लगा सकते, इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समझ के बात को? तो सबसे चीपेस्ट और बेस्ट वे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का गोल्ड ईटीएफ ही है, ठीक है। बाकी उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।